कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। यह लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आती देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से वह अपना इरादा बदल लेती है और वह सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। तब वह गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता। वह इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इस लड़की का नाम लिसा है। लिसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लिसा की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लिसा को इग्नोर करके आगे निकल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लिसा के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडम नाम का एक आदमी लिसा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर उस आदमी ने लिसा को बताया कि इस सुनसान इलाके से शहर काफ़ी दूर है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लिसा मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफ़र के दौरान एडम लिसा से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी। लिसा ने एडम को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही थी, पर बदकिस्मती से वह अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसे मैं अपना कह सकूँ। लिसा की यह बात सुनकर एडम कहता है, अच्छा इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में लिसा ने कहा, हाँ मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लिसा कार का रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज़ चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में यह जानकारी मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान है। यह खबर सुनकर लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडम ही था। उसके हाथों में क्रॉस का निशान देखकर लिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है। इससे पहले कि लिसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी एडम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे लिसा का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड से टकरा जाता है और लिसा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लिसा की आंखें खुली, तब उसने खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाया जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लिसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। हम देखते हैं कि लिसा एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है, इसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई गई है। लिसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफ़ी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथों से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह में से निकलना इम्पॉसिबल है, तो वह थक हार कर एक जगह में बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक उस चैम्बर का दरवाज़ा खुला। लिसा ने देखा कि दरवाजे के दूसरी ओर एक सुरंग है। उस सुरंग के एंड से रोशनी नजर आ रही थी। लिसा को समझ आया कि अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो इस सुरंग से होकर निकलना पड़ेगा। लिसा खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के अंदर चली गई, तभी अचानक उसके पीछे उस चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह देखकर लिसा की सांस रुक गई। अब उसे समझ आया कि वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी अचानक लिसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगा और 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। यह देखकर लिसा समझ गई कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रह जाऊंगी। इसलिए लिसा अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी के करीब होती जा रही थी, तभी अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा। यह देखकर लिसा और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था। लिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। वो चीख चीख कर रोने लगी। तभी उसकी नज़र उस दरवाजे के बगल में जा रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ी, लेकिन वो रास्ता बहुत ज़्यादा तंग था। लिसा को अब कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए लिसा हिम्मत करके किसी तरह सुरंग के अंदर चली गई और काफ़ी मुश्किलों के बाद वह उस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां एक प्लेटफॉर्म जैसी 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे से। लिसा को कुछ समझ नहीं आया और वह ऊपर के रास्ते को चुनती हुई घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगा। अगर वक्त रहते लिसा वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपका कर मार देगा। लिसा डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी।
वो उस जगह के बीच बस पीछने ही वाली थी, तभी इस सुरंग के एंड तक उसका हाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वह रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला था, लिसा अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। खुद को कुचलने से बचाकर वह एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बज उठा। यह अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसलिए वह फिर से आगे बढ़ने लगी। जहां उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया। लिसा जब उसके करीब आई तो उसने देखा कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है, जिसकी हालत बहुत खराब है। उस लाश के हाथ पर भी वैसे ही घड़ी बंधी हुई थी जैसे लिसा के हाथों पर बंधी थी। लिसा को समझ आ गया कि यह इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने के लिए कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वह वहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाया और मारा गया। मतलब यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इस डेड बॉडी को देखकर लिसा की यहाँ से निकलने की बची कुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई, अपने डेड बॉडी को साइड करके आगे बढ़ने लगी। जब वह घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसलिए वह और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखों ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में ढेर सारी हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। यह देख लिसा पूरी तरह से घबरा गई। वह समझ गई कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देखकर लिसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही लिसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फुहारों की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपेटों में डूब गई। लिसा जिस सेक्शन में बंद थी वह पूरी तरह से सिक्योर था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चली गई। लिसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चेंबर का दरवाजा खुल गया। लिसा ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा, उस वजह से लिसा उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस सेक्शन की दीवार लिसा को बाहर धकेल देती है और बाहर की तरफ अपने आप सुरंगों से जुड़ गई। लिसा जैसे ही वहां से बाहर आई तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। बस इतना गैप बचा कि वह रेंगते हुए यहाँ से आगे निकल सके। लिसा पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसका टाइम खत्म हो रहा था, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लिसा को राख कर देगा। वो सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इसलिए वह फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वह सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक आ गया। लिसा बहुत ज़्यादा थक गई थी और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो इसी तरह लेटे हुए हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो वह सिर्फ 8 मिनट रह गए थे। अब पानी के अलावा उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वह एक लंबा सांस लेते हुए पानी में ही उतर गई। पानी में उतरने के बाद टैंक काफ़ी बड़ा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वह यहाँ वहाँ पानी में निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर उसे कोई भी निकलने का रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ जहाँ से वह इस टैंक में उतरी थी वह रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांस भी खत्म होने लगी थी। तभी टैंक के ऊपर की तरफ एक दरवाज़ा खुल गया। लिसा जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए ऊपर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे का रास्ता तय करने लगी, लेकिन लिसा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और कुछ ही देर में भारी थकान की वजह से लिसा कोई बीच में रास्ते में ही आँख लग गई। लेकिन तभी लिसा के कानों में किसी के चीखने की आवाज़ गूंज उठी। वहाँ और भी कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर लिसा का अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठी, इसलिए वह जल्दी से उस आवाज़ का पीछा करने लगी। अचानक एक जगह उसके ठीक नीचे एक दरवाज़ा खुला, जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब था। लिसा उस तेजाब में गिरने से बाल बाल बची।
वो तेजाब इतना खतरनाक था कि एक मजबूत लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला देता। लिसा जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे टेस्ट के लिए तेजाब में डुबोती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। यह देखकर वह बहुत ही संभल कर आगे बढ़ने लगी। वह अपने हाथों और पैरों को इस गड्ढे के किनारों पर रखकर उस जगह को पार करने ही वाली थी, तभी उसका घुटना तेजाब में लग गया, जिससे लिसा दर्द से चीख पड़ी। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटनों पर एक गहरा जख्म बन गया। अच्छी बात यह थी कि अब वह मदद की आवाज़ काफ़ी करीब से आ रही थी। लिसा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज़ का पीछा करने लगी और आखिरकार वह एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक आदमी था। उस आदमी ने भी लिसा की तरह हाथ में घड़ी और सूट पहना था। लिसा उससे कहती कि देखो, मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वह आदमी काफ़ी लंबे समय से उस सुरंग में फंसने की वजह से उसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो कभी लिसा को गालियाँ देने लगता तो कभी सॉरी करने लगता। वो कहता है कि यह लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। यह कहकर वह पागल जोर जोर से हंसने लगा। तभी लिसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकेंड का ही काउंटिंग शुरू हो गई। वो हीटिंग पाइप दीवारों से दोबारा बाहर निकाल आए और इस बार बचने के लिए जो सेक्शन था वो लिसा और उस आदमी के बीचों बीच खुलता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान छिपने के लिए जगह थी। अब या तो वह पागल आदमी बचेगा या फिर लिसा। अगले ही पल लिसा और उस पागल आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड भी हट गई। ये दोनों तेजी से उस चैम्बर की तरफ भागने लगे और दोनों एक साथ चैम्बर तक पहुंचे, जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उस बीच कभी लिसा उस पागल आदमी को चैम्बर से बाहर निकाल देती तो कभी वो पागल आदमी लिसा को बाहर धकेल देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है, लिसा उस आदमी को लात मारकर चैम्बर के बाहर कर देती है और वो आदमी लिसा के पैर को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और उस चैम्बर के शीशे के दरवाजे ने उस आदमी का हाथ काट दिया। दर्द से वह आदमी चिल्ला उठा। तभी लिसा की नज़र उस आदमी के हाथ पर पड़ी जिस पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखकर लिसा समझ जाती है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसे कार में बेहोश करने वाला सीरियल किलर एडम है। अब लिसा की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। पहले लिसा को लग रहा था कि एडम ने इसे यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन उसकी यह सोच गलत थी क्योंकि एडम बेचारा तो अब खुद मौत के मुंह में था। इतने में ही लिसा की घड़ी पर 11 मिनट का वक्त पूरा हो गया और उस हीटिंग पाइप से निकलती तेज आग ने कुछ ही सेकेंड्स में एडम को राख में बदल दिया। अपनी आंखों से एडम की इतनी भयानक मौत देखकर लिसा डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद सेक्शन के अंदर एक छोटे सुरंग में से एक रोबोट आता है। वह एक बहुत ही भयानक सा शकल का था। वह एक बहुत ही भयानक सा स्कल था। यह रोबोट लिसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके तेजाब से जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लिसा ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लेकर आया गया है। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है और वो टूल लिसा के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस टूल की मदद से लिसा को फ्लैशबैक की सारी यादें आने लगती है, जब वो कार में एडम के साथ थी और उसे एडम की सच्चाई का पता चलने पर एडम की उसके साथ झड़प हो गई थी। उस दौरान एडम ने लिसा पर चाकू से सीने पर वार किया था और कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पर लिसा को आसमान से उसकी वो राती एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद लिसा वापस प्रेजेंट में आती है। लिसा को अब एक बात समझ आ जाती है कि उन एलियंस ने दरिंदे एडम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे, लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए थे यह बताए बिना ही वह रोबोट वहाँ से निकल गया। लिसा जो समझ जाती है कि यह लोग जो भी हैं वो उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वह यहाँ से बाहर निकल पाएगी। लिसा भागे का रास्ता तय करने उस चैम्बर से बाहर आ गई। एडम का कटा हुआ हाथ भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसी समय लिसा को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लिसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आने लगा। उसे देख लिसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और उससे बाल बाल बचती हुई एक छेद के से ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें एक भयानक सा क्रिएचर उतरा। देखने में तो इंसान था, लेकिन जानवरों की तरह घूर रहा था।
इसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफ़ेद पत्थर की तरह चमकदार थी। तभी लिसा की नज़र उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर लिसा समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब वह लिसा को मारना चाहता था। एडम की आंखें जल गई थी, इसलिए वह लिसा को देख नहीं सकता, पर वह सुन सकता था। लिसा चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज़ गूंज उठी, जिससे एडम को उसकी भनक लग गई और तेजी से लिसा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। लिसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लिसा एक पतली सुरंग से उस पार चली गई। एडम को कुछ नजर न आने की वजह से वह उस जगह को पार नहीं कर पाया। लिसा उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए 2 रास्ते थे। लिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए। वह बहुत सोचने के बाद जब उससे कुछ समझ नहीं आया तो वह एक अंदाजे से लेफ्ट वाले सुरंग में घुस जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें थी। उन दीवारों पर लिसा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे रही थी। वहां लिसा ने यह भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। लिसा अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगी। तभी उसने देखा कि ऊपर छत से एडम फिर से उसके पीछे आ रहा था, लेकिन लिसा उससे जान बचाकर अपनी सुरंग में पहुंच जाती है, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। अपनी आज़ादी को इतना करीब से देखकर लिसा में दोबारा हिम्मत आ गई, लेकिन उस सुरंग को पार करने के लिए उसे एक कंटीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। अब सिर्फ 60 सेकंड का टाइम बचा हुआ था। अगले ही पल हीटिंग पाइप्स भी दीवारों से बाहर निकल आए, जो 60 सेकंड खत्म होते ही उस जगह को आग से भरने वाले थे। लिसा बिना टाइम जाया किए इन कांटेदार तारों के नीचे से जाने लगी, जिससे वह कांटेदार तार उसकी बॉडी में घुस लिसा की पीठ बुरी तरह से काट देते हैं। लिसा बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और उसके पीठ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, लेकिन लिसा खुद की परवाह किए बिना धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे सुरंग में चैम्बर खुला, जिसमें एडम झट से जाकर छिप गया। अब कुछ ही देर में आग का सैलाब आने वाला था। खून से लथपथ लिसा बाहर निकलने की कोशिश में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से अब आगे बढ़ना उससे मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और अगले ही पल वहां आग बरसनी शुरू हो गई। उससे पहले कि वो आग का सैलाब लिसा को भी अपनी चपेट में ले लेता, लिसा ने ठीक नीचे एक द्वार खुल गया और नीचे एक चैम्बर में जा गिरी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब लिसा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह पर आ गई है जहां से उसे बढ़ना शुरू किया था। यानी अब तक उसने जितनी भी मेहनत की यहाँ से निकलने की, वो सारी जाया चली गई। यह देखकर लिसा अब बुरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो रोबोट उसकी मरहम पट्टी के लिए दोबारा आ जाता है। लिसा ने उससे मरहम पट्टी करने से रोका, क्योंकि वह दोबारा सब दोहराने के लिए तैयार नहीं थी। उसने रोबोट से कहा कि वो अब सिर्फ मरना चाहती है। उस रोबोट ने लिसा की बात मान ली और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकालकर लिसा के शरीर की तरफ बढ़ने लगा। तभी लिसा को एडम के हाथ पर बने हुए उस निशान याद आ गए। वो समझ गई कि जरूर वो निशान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, इसलिए वह अपने खून से दीवार पर एडम के हाथ पर बने हुए निशान बनाने लगी, जिसे काफ़ी गौर से देखने के बाद कि यह एरो है जो यहाँ से निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे ही पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब रास्ते में आने वाली 2 सुरंगों में से उसे लेफ्ट साइड वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। दूसरे नंबर का एरो राइट साइड की ओर मुड़ा हुआ था, यानी पहली सुरंग को पार करने के बाद फिर से एक साथ 2 सुरंगें आएंगी, जब राइट वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। उसे लगा कि जरूर मेरे हाथ की घड़ी के नीचे भी इसी तरह के सिंबल्स बने होंगे जो यहाँ से बाहर निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। यह समझते ही लिसा ने उस रोबोट से उसके जख्मों को ठीक करने को कहा। जख्मों की मरहम पट्टी होते ही वह एक नई उम्मीद के साथ फिर से इंटरनल्स में निकल पड़ी। लिसा पहले भी इन सुरंगों से गुजर चुकी थी, इसलिए वह अब बड़ी आसानी से उन सुरंगों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगी और उस तेजाब से भरे गड्ढे के पास जाकर रुक गई। वहाँ उसने अपनी घड़ी को तेजाब में जलाकर उसे अपनी कलाई से अलग किया। उसकी कलाई पर भी ठीक वैसे ही सिंबल थे जैसे एडम के हाथों पर थे, बस उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग थी। लिसा उस जली हुई घड़ी को अपने हाथों में लिए आगे बढ़ने लगी और उस जगह पर पहुंच गई जहां उसने पहली बार इन दोनों टनल्स में से लेफ्ट वाले टनल को चुना था। लेकिन सिंबल्स के मुताबिक सही सुरंग राइट वाली है। वो जल्दी से राइट वाली सुरंग में चली गई, जहां आगे जाकर उसे 2 और सुरंगें मिली, जिनमें सही सुरंग लेफ्ट वाली थी। इसी तरह लिसा अपने हाथ पर बने निशान की मदद से हर बार सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ती रही। लेकिन तभी एक बार फिर से एडम उसके पीछे पड़ गया। यहाँ लिसा समझदारी से काम लेते हुए एडम को गुमराह करने के लिए एक सुरंग के अंदर अपनी घड़ी फेंक दी और खुद दूसरी सुरंग में छिप गई। एडम घड़ी की आवाज़ का पीछा करते हुए दूसरी सुरंग में घुस गया,
एडम के जाते ही जब लिसा ने अपनी कलाई पर बने सिंबल चेक किए तो उसे पता चला कि उसने एडम को जिस सुरंग में भेजा था वही सही सुरंग थी। यह देखकर लिसा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब लिसा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए वो धीरे से एडम जिस टनल में था वो उस टनल में घुस गई। अब टनल काफ़ी अजीब सा था, ऐसा लग रहा था कि यह टनल जैसे किसी बड़े जानवर का पेट हो। लिसा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा सा आगे जाकर उसने देखा कि उसकी घड़ी सामने पड़ी हुई थी, लेकिन एडम भी वहाँ पर मौजूद है। एडम अब चूंकि देख नहीं सकता था, इसलिए लिसा चुपके से उस घड़ी को उठा लेती है और तभी घड़ी में 60 सेकंड बचे होने का अलार्म बजने लगा, जिसकी आवाज़ से एडम को लिसा की भनक लग गई और दोबारा लिसा का पीछा करने लगा। उससे बचने के लिए लिसा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस भागने लगी। उस वक्त लिसा की घड़ी में 60 सेकंड का काउंटिंग शुरू हो चुका था और सुरंग से हीटिंग पाइप्स भी निकल रहे थे। साथ ही सुरंग में बचाव चैम्बर भी खुल चुका था। लिसा जल्दी से उस चैम्बर में जाकर छुप गई। एडम भी वहां तक पहुंच जाता, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि उस चैम्बर को शीशे के दरवाजे ने बंद कर दिया था। यहाँ लिसा एडम को चिढ़ाने के लिए उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, पर बदकिस्मती से इस बार आग बरसाने वाले हीटिंग ट्यूब आग बरसाए बिना ही चले गए, जिसके बाद चैम्बर का दरवाजा भी खुल गया और अगले ही पल एडम लिसा पर टूट पड़ा। लिसा भी खुद को बचाने के लिए एडम से लड़ पड़ी और उस शैतान के सर को अपने पैरों से दबाने लगी। पीछे से चैम्बर की दीवार भी लिसा को आगे की तरफ धकेलने लगा, जिससे उस शैतान एडम का सर कुचल गया और फाइनली लिसा को एडम से छुटकारा मिल गया। लिसा अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी, जहाँ आगे चलकर उससे वापस 2 रास्ते मिले। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे राइट वाले सुरंग से जाना था और यह उस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। लेकिन तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक लड़की बाहर निकल आई और वह रोने लगी क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना के मरने के बाद से लिसा ने जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस यही एक ख्वाहिश थी कि वह किसी न किसी तरह नीना से मिल पाए और आखिरकार आज उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। नीना ने अपनी माँ लिसा से कहा कि अब दोबारा मुझे फिर अकेला मत छोड़ना, जिस पर लिसा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। जिस पर नीना कहती है, तो फिर आओ मेरे साथ लेफ्ट वाले टनल में चलो। लिसा रोते हुए बोली, नीना, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच तो यह है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लिसा वहां से जाने लगी। पीछे से नीना उसे पुकारती रही, लेकिन लिसा दिल पर पत्थर रखकर सुरंग से बाहर निकली। बाहर आते ही लिसा फुट फुट कर रोने लगी। उसके बाद लिसा ने बिना समय गंवाए राइट वाली सुरंग में घुस गई, जहाँ उसे सुरंग के अंत में खुला आसमान दिख रहा था। वो खुश होकर तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 लोहे के ब्लेड्स आ गए, जो लगातार तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें पार करने का मतलब था अपने टुकड़े करवाना। लेकिन लिसा को हर हाल में यहाँ से निकलना था, इसलिए उसने गौर किया कि उनमें से पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में एक बार नीचे आ रहा है। लिसा उसके करीब पहुंची और जैसे ही वह ब्लेड ऊपर गया तो 4 सेकंड पूरे होने से पहले झट से उस पर चली गई। उसके बाद वह दूसरे ब्लेड के पास पहुंच जाती है। इसी तरह दूसरा और हर 3 सेकंड में नीचे आ रहा था। लिसा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे भी पार कर लिया, लेकिन लास्ट वाला ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आ रहा था। इसे पार करना लिसा के लिए बहुत ही मुश्किल था, पर आज़ादी की चाहत में लिसा ने उसे भी पार तो कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर ब्लेड के बीच आकर कट गया। लिसा का दर्द से बुरा हाल हो गया था, लेकिन लिसा अपने पैर की परवाह किए बिना सुरंग के एंड तक पहुंच जाती है, जहां उसे खुला आसमान नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ सुरंग से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाया, उसका हाथ सामने लगाए स्क्रीन पर जा लगा, जहां खुले आसमान का वीडियो चल रहा था। यह देखकर लिसा बहुत ज्यादा मायूस हुई। मैंने यह सब कुछ किया जो मुझे करने को कहा गया था। उसके बाद यह पागलों की तरह हंसने लगी। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप निकल आए, क्योंकि अब कुछ देर बाद 11 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। लिसा अब सुकून से मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार वो हीटिंग पाइप उसे जलाए बिना ही वापस सुरंग में चली गई। तभी अचानक सुरंग का ऊपर का हिस्सा खुल गया और एक तेज रोशनी लिसा पर पड़ी। लिसा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा और उस रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लिसा की आंख खुली तो उसने खुद को एक झरने के किनारे पाया, जिसे देख लिसा के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। वहाँ पर नीना भी मौजूद थी। लिसा ने नीना से पूछा, क्या मैं मर चुकी हूँ? इस पर नीना ने कहा, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है। लिसा ने फिर से पूछा कि अब वहाँ मुझे क्या करना है? जिस पर नीना ने जवाब दिया, यहाँ तुम्हें बस जीना है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस जगह पर लिसा अब मौजूद थी वह जगह दुनिया नहीं बल्कि कुछ और ही थी और स्वर्ग की तरह काफ़ी खूबसूरत थी।
इस फिल्म की शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन यह है कि लिसा जब एडम के साथ कार में सफ़र कर रही थी, तब एडम ने लिसा पर चाकू से वार करके उसे मार दिया, जिसके बाद वह सीधा नर्क पहुंची। वहां उसके पाप धुल गए और एंड में वह स्वर्ग जा पहुंची। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।